जय हिंद दोस्तों, हम क्लास नंबर 2 ले रहे थे लेकिन उस समय लाइट कट गया, इसके कारण क्लास रुक गया था। फिर हम 34 नंबर क्वेश्चन पर एक्सप्लेन कर रहे थे। आइए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो हम आपको बता दिए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिप्स चक्र चलता है, जिसके दौरान 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। जैसे ही ग्लूकोज का निर्माण होता है, यह कोशिका को ऊर्जा दे देता है। क्या कर देता है? ऊर्जा दे देता है, पावरफुल बना देता है। इसलिए कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर राइबोसोम भी एक कोशिकांग है। यहाँ पर हमेशा प्रोटीन का निर्माण होते रहता है। हमेशा क्या निर्माण होते रहता है? प्रोटीन का निर्माण होते रहता है। इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। फिर यहाँ प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम पर क्या होता है? राइबोसोम हमेशा प्रोटीन का निर्माण करते ही रहता है। इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? जब कोशिका के अंदर कोई कोशिकांग काम नहीं करता है, पूर्ण रूप से काम नहीं करता है, तो लाइसोसोम उस कोशिकांग को नष्ट कर देता है। उस कोशिकांग को नष्ट कर देता है। और जब पूरी कोशिका ही काम नहीं करती है तो लाइसोसोम फट जाता है, जिसके कारण पूरी कोशिका मृत हो जाती है। इसलिए आत्महत्या की थैली, इसलिए कोशिका को आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। क्योंकि यह किसी को आत्महत्या करने की क्षमता रखता है। अपने आप को भी आत्महत्या कर लेगा और पूरा कोशिका को भी आत्महत्या कर देगा। इसलिए कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। फिर यहाँ पर बच गया आपको गोल्गी काय। क्या बच गया आपको? गोल्गी काय। क्या बच गया आपको? गोल्गी काय। तो गोल्गी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्गी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन का चारों ऑप्शन आपके सामने है। गोल्गी काय को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। जैसे आप शहर में जाते होंगे तो ट्रैफिक पुलिस होता है, कौन गाड़ी किधर जाएगा नहीं जाएगा, कौन गाड़ी आएगा नहीं आएगा, ये सब काम ट्रैफिक पुलिस करता है। वैसे ही गोल्गी काय का काम होता है कोशिका के अंदर कि कौन सा कोशिकांग क्या काम करेगा नहीं करेगा, कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। इसलिए गोल्गी काय को क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते रहता है क्रिप्स चक्र के दौरान। इसलिए उस कोशिका को ऊर्जा मिलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। राइबोसोम हमेशा प्रोटीन का निर्माण करते ही रह जाता है, इसलिए कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? यह देखता है कि कौन कोशिका के अंदर कौन कोशिकांग काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो जो कर रहा है उसको छोड़ देता है और जो नहीं करता है ना उसको नष्ट कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। और जब पूरी कोशिका ही काम नहीं करती है तो लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है और जिससे पूरी कोशिका क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। इसलिए कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? अभी तो बहस किए हैं, उतना लेक्चर दिए। किसे? लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को भी आपको बता दिए, सेंट्रोसोम भी आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? यकृत होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? यकृत होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? यकृत होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। याद रखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का थक्का, किसका? रक्त का थक्का दबाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण आपको रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत क्या होता है? सबसे ज्यादा स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। क्या होता है?
गाजर होता है। क्या होता है? गाजर होता है। क्या होता है? गाजर होता है। गाजर का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध का रंग भी हल्का पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी किस अंग को प्रभावित करता है? तो रतौंधी आंख में होता है। आंख को प्रभावित करता है। रतौंधी किसको प्रभावित करता है? विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई के कमी से स्त्री और पुरुष की जनन क्षमता में कमजोरी आ जाता है। क्या होता है? जनन क्षमता में कमजोरी हो जाता है। अब बचा विटामिन के। विटामिन के, तो विटामिन के कारण ही विटामिन के का कमी हो जाएगा तो शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के, कौन सा? विटामिन के सहायक होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गया तो आपका जब कहीं क्लॉटिंग होगा, मतलब कहीं भी शरीर का अंग कटेगा तो ब्लड होते रह जाएगा, तो उस समय थक्का नहीं बनेगा। उस समय थक्का नहीं बनेगा क्योंकि आपका विटामिन के का कमी है, या बनेगा भी तो बहुत देर से बनेगा क्योंकि आपके शरीर में विटामिन के का कमी है। विटामिन के रहेगा तो जल्दी आपका ब्लड जम जाएगा। जैसे ही कोई अंग कटेगा तो आपका ब्लड जम जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? तो देखिए, बाल्य अवस्था के समय जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु होता है, तो औसतन 300 हड्डी पाया जाता है। औसतन 300 हड्डी पाया जाता है। लेकिन वही जब वयस्क हो जाता है, 5-6 साल 10 साल का हो जाता है, तो कितना पाया जाता है? 206 हो जाता है। तो मानव शरीर में कुल कितना हड्डी पाया जाता है? तो आप क्या मारिएगा? 206। क्या मारिएगा? 206। 300 कम मारिएगा। प्रश्न उठता है ना कि 300 कम मारेंगे तो आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि बाल्य अवस्था में औसतन कितना हड्डी पाया जाता है? तो औसतन बाल्य अवस्था में औसतन 300 हड्डी पाया जाता है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन दो तरीका से पूछेगा। एगो तरीका यह है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो 206। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 206। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि लार में कौन से एंजाइम पाई जाती है? लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? तो रेनिन और पेप्सिन, ये तो अग्नाशय में पाई जाती है। रेनिन और पेप्सिन यह कहाँ पाया जाता है? तो रेनिन और पेप्सिन अमाशय में पाई जाती है। रेनिन और पेप्सिन कहाँ पाई जाएगी? अमाशय। कहाँ? अमाशय। रेनिन और पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा? अमाशय में पाया जाएगा। रेनिन और पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा? अग्नाशय में पाया जाएगा। पेप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन का पचाना। पेप्सिन का क्या होता है? प्रोटीन का पचाना। सबसे पहले पेप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन का पचाना। रेनिन का क्या काम होता है? रेनिन का काम होता है दूध को दही में बदल देना। रेनिन का क्या काम होता है? कि दूध को दही में बदल देना। जैसे ही आप दूध खाइएगा, दूध पीजिएगा, खाने का दूध के बाद दूध पीजिएगा तो आपका दूध कहाँ चला जाएगा? अमाशय में जाएगा। सबसे पहले अमाशय को ही पेट कहा जाता है। ग्रास नली के द्वारा ही सबसे पहले मुख गुहा के बीच में आता है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आपका अमाशय आता है। जब आप खाना खाइएगा तो मुख गुहा ग्रास नली होते हुए आपके अमाशय में जाएगा। इसी को पेट कहा जाता है। पेट में ही होता है रेनिन और पेप्सिन। तो जैसे आप प्रोटीन खाए रहेंगे तो पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को पचाता है। लेकिन दूध आप पिए रहिएगा तो अमाशय में दूध का पाचन आपका होगा। वह दूध आपको रेनिन क्या करेगा? दूध से दही में बदल देगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे बता रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जब आप ऑक्सीजन लीजिएगा तो रक्त में घुलेगा, यही फिर हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को हर एक कोशिका के कोशिकांग तक लेकर जाएगा।
श्वेत रक्त कणिका ये तो रक्त का एक भाग होता है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट, ठीक है ना, ये सब रक्त का ये क्या होता है, रक्त का भाग होता है। आगे चलकर प्रश्न इसको आपको देखने को बहुत मिलेगा। ब्लड से तो अरे बोल रहे हैं ना कि एगो प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार पुलिस उत्पाद में, 30 से 32 प्रश्न आएगा, तो इसी साइंस महामैराथन से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 2000 क्वेश्चन 9th 10th का पूरा क्वेश्चन निकाल दिए हैं, काहे घबराते हैं, आप पढ़िए ना, आगे सब प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सर्वदाता, देखिए फिर आगे ना ब्लड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर्वदाता मतलब किसी को भी, देखिए ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप 4 गो होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। तो 4 गो समूह होता है ब्लड ग्रुप का। तो सर्वदाता मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप, मतलब किसी को भी दे देगा, तो सर्वदाता किसको कहा जाता है, ओ को कहा जाता है। किसको, ओ को, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वह किसी को भी ब्लड दे देगा। तो सर्वदाता समूह, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओ को कहा जाता है। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है, ए बी को कहा जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है, ए बी को ग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है, ए बी रक्त समूह को कहा जाता है। और सर्वदाता ओ को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। बेरी बेरी विटामिन B1, कौन सा, B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। एनीमिया रोग विटामिन D की कमी से हो जाता है, कैल्सिफेरॉल। एनीमिया रोग विटामिन D की कमी से हो जाता है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मधुमेह। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो देखिए कोई भी पौधा हो जाएगा, ये उसका जड़ है, क्या है, जड़ है, ये आपका क्या है, पौधा है, ये क्या है, आपका पौधा है। तो जल का अवशोषण कहाँ से हो जाएगा, जमीन से हो जाएगा। जल का अवशोषण कहाँ से हो जाएगा, ये आपका जमीन हो गया, ठीक है ना। तो जल का अवशोषण कहाँ से हो जाएगा, जमीन से हो जाएगा। तो जल का अवशोषण कौन करेगा, ज से जल और ज से जाइलम। ज से जल, देखिए इसमें जाइलम और फ्लोएम में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो जल का परिवहन कौन करता है, और खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, जो पेड़ पौधा खाद्य पदार्थ बनाते हैं उसका परिवहन कौन करता है। तो जल का परिवहन ज से जल और ज से जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम, ज से जल ज से जाइलम। तो जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। क्या करता है, जाइलम करता है। लेकिन जब पेड़ पौधा अपने पत्तियों के द्वारा खाद्य पदार्थ बनाता है तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम उस खाद्य पदार्थ को पेड़ पौधा के हरेक कोशिका, हरेक भाग में पहुंचा देता है। मतलब हर एक भाग की कोशिका में पहुंचा देता है। कोशिका से ही तो सब चीज का निर्माण हुआ है। पेड़ पौधा में भी कोशिका होता है, ठीक है। कोशिका, पेड़ पौधा भी क्या है, सजीव है, उसमें भी क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है ना। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है। और जल का परिवहन कौन करता है, तो जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है, रंध्र भी पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, छोटा छोटा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये क्या है, पत्ती है, ये क्या है, पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, पत्ती है। तो यहाँ पर छोटा 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 क्या पाया जाएगा आपको, रंध्र पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा आपको, रंध्र पाया जाएगा। जब जाइलम एक्स्ट्रा जल को अवशोषण कर लेता है पृथ्वी से, तो यही रंध्र के द्वारा जल बाहर निकल जाता है। आप लोग सुबह में चाहे शाम में कभी आप लोग खासकर सुबह में देखिएगा कि पत्ती पर जल आ जाता है कि तो जल कहाँ से आता है, जमीन से जाइलम खींचा रहता है और एक्स्ट्रा जल जब आ जाता है ना तो रंध्र के माध्यम से उसको बाहर कर देता है। अब आप समझ गए होंगे कि पेड़ पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जल का परिवहन जाइलम करता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। रंध्र क्या करता है, एक्स्ट्रा जल को बाहर निकाल देता है पत्ती के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन सी का
रासायनिक नाम क्या है? कितना बार तो इस पर लेक्चर हो गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सब जितना विटामिन है, जितना क्वेश्चन है, सब खत्म हो जाएगा इस 2000 क्वेश्चन में। काहे घबराते हैं? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है अगला क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितना कोष्ठ पाया जाता है? ठीक है ना, मान लीजिए कि ये आपका हृदय हो गया, तो मानव हृदय में देखिए सबसे पहले बीच में बांटते हैं, बीचा बीची बांटते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये आलिंद हो जाता है। क्या होता है? आलिंद। ये से इसको बोल देते हैं, ये क्या हो जाता है? ये आलिंद है। और नीचे वाला भाग ये क्या है? निलय है। नीचे वाला भाग क्या है? निलय है। फिर ये होता है दाएं आलिंद, दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। तो बीच से फिर इसको बांट दीजिए, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला दोनों क्या है? आलिंद है। तो ये जो बाएं साइड में है ई वाला, इसको बाएं आलिंद कहा जाता है, इसको दाएं आलिंद कहा जाता है। ये जो निलय है, तो दोनों के दोनों नीचे वाला निलय है, इसको बाएं निलय कहा जाता है, इसको दाएं निलय कहा जाता है। तो कितना कोष्ठ हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो मानव हृदय में कुल कितना कोष्ठ पाया जाता है? तो कौ गो कोष्ठ निकला है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। जब हृदय आघात मतलब हार्ट अटैक आता है तो पेस मेकर लगा दिया जाता है और वही काम करता है। तो पेस मेकर आगे ये बीमारी खत्म हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा। तो पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। जब किसी का हार्ट अटैक आता है तो वो बोलता नहीं है कोई का हार्ट का ऑपरेशन कराने गए थे, तो हार्ट का ऑपरेशन करके क्या करेगा लोग? पेस मेकर लगा देगा लोग, फिर उसके बाद हार्ट का बीमारी दूर हो जाएगा। उसी को वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। किससे है? आपका हृदय से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि घेगा रोग किसके कमी के कारण होता है? घेगा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो घेगा रोग किसी विटामिन के कमी के कारण नहीं होता है। घेगा रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है। घेगा रोग किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है। लोहा के कमी के कारण तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? देखिए पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ब्लड का मतलब रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन। ये सब एकदम रनिंग क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए 2000 हो जाएगा आपका, 30 से 32 प्रश्न क्लियर हो जाएगा। आप सेट अभी से मारिए ना, 2-3 गो वीडियो हो गया ना, आप अभी से सेट मारिएगा, हमेशा ये सब यही सब क्वेश्चन में आपके सेट में आएगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन किया है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण दिया? ऑप्शन नंबर ए दिया हीमोग्लोबिन। ना, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका आंसर ए नहीं होगा। यहाँ पर दिया है क्लोरोफिल, आ गया हरित लवक। हरित लवक। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। वहीं पर रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दूध का पाश्चीकरण कौन किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। दूध का पाश्चीकरण कौन किया था? लुईस पाश्चर ने किया था, ठीक है। जो आप लोग सुधा अमूल का दूध पीते हैं 2-3 दिन तक ले ये रह सकता है, ये सब किसके? दूध के पाश्चीकरण के द्वारा ही ये सब रहता है। आगे क्वेश्चन आएगा कि दूध का पाश्चीकरण 2 विधि से होता है। न्यूनतम ताप क्या होता है? अधिकतम ताप क्या होता है? ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बस इतना यहाँ पर समझिए कि दूध का पाश्चीकरण लुईस पाश्चर ने किया था, जबकि पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था।
एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। सब क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, बस यहाँ पर तो हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं उस सब आप सब ध्यान से सुनिए और जाइए एग्जाम पास कीजिए, नौकरी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि दूध के क्रीम निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे दूध दुहिएगा गाय या भैंस से, तो अगर उसमें निकलेगा क्रीम, तो जैसे ही क्रीम निकलेगा ना, तो देखिएगा एकदम क्रीम ऊपर तैरता है, ठीक है ना। दूध नीचे रहता है तो उसका घनत्व कम रहता है। जब दूध में क्रीम रहेगा तो घनत्व क्या रहेगा, एकदम कम रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप क्रीम निकालिएगा तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूध, वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध से क्रीम निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूध के घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। दूध का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि जब बर्फ पानी पर तैरता है, सही बात है, बर्फ जो होता है कभी भी पानी के नीचे नहीं पाया जाता है, बीच में नहीं पाया जाता है। बर्फ पानी से हल्का होता है, उसका घनत्व कम होता है। क्योंकि बर्फ का घनत्व कम हो जाता है, उसके अंदर का जो पानी और बर्फ में तुलना करें तो अंतराण्विक स्थान जो होता है बर्फ में ज़्यादा होता है जल के अपेक्षा। अंतराण्विक स्थान क्या होता है, बर्फ में ज़्यादा होता है जल के अपेक्षा, इसलिए बर्फ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। और जिस वस्तु का घनत्व कम हो जाएगा वह ऊपर रहेगा, तैरेगा, ऊपर रहेगा वह तैरेगा। तो वही आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है। तो उसका आयतन का 1/10 भाग ऊपर रहता है। 1/10 इतिहास में जीके जिसमें 1/10 का बहुत महत्व रहता है। 1/10 का बहुत महत्व रहता है। जब आप संविधान पढ़िएगा तो संविधान में पढ़िएगा तो उसमें कहता है कि लोकसभा या राज्यसभा का अगर सदन चलाना है तो कोरम का न्यूनतम संख्या कितना रहना चाहिए। तो कुल सीट का 1/10, कुल सीट का 1/10। जैसे अभी राज्यसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितना है, 250। इस तो कोरम चलाने के लिए राज्यसभा में न्यूनतम कितना लोग होना ही चाहिए। तो 1/10 निकालिएगा तो कितना, 25। 1/10 निकालिएगा। अगर राज्यसभा का बैठक हो रहा है तो 25 लोग या 25 लोग से अधिक होगा तभी राज्यसभा का बैठक होगा। इससे एक भी कम 24 होगा तो राज्यसभा का बैठक नहीं होगा, उस दिन उसका बैठक नहीं होगा। तो उसी को कहा जाता है कि राज्यसभा या लोकसभा का कोरम का न्यूनतम संख्या कितना होता है, कुल सीट का 1/10, कुल सीट का 1/10। कोई भी अगर हम बात बोल रहे हैं तो ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक रहता है, तो 1/10। कितना समय तक रहता है, 1/10। कितना समय तक रहता है, 1/10 समय तक रहता है। जब वही क्वेश्चन 52 भी किया है, बोले नहीं किया, 1/10 का महत्व बहुत ज्यादा है। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है, तो उसके आयतन का 1/10 भाग ऊपर रहता है। अब बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है। पानी से क्या होता है, कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि जो अंतराण्विक स्थान जो होता है बर्फ का, पानी से क्या होता है, ज्यादा होता है। पानी से क्या होता है, ज्यादा, मतलब स्पेस होता है, दूर दूर पर हो जाएगा, इसीलिए घनत्व कम होगा और पानी के ऊपर तैरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आइएगा, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़िएगा, तो क्या बनने लगेगा, वह बर्फ बनने लगेगा। घनत्व उसका क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। घनत्व क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, वह बर्फ का आकार लेने लगेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस जो ऑप्शन दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो होता है वाष्प के रूप में होता है। बर्फ जो होता है किसके रूप में होता है, वाष्प के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि बादलों में वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है। हम आपको अभी बताएं, जब वो आपका जल और बर्फ में हम तुलना कर रहे थे तो उसी समय हम आपको बताएं कि जिस भी वस्तु का घनत्व कम होगा, जिस भी वस्तु का घनत्व कम होगा तो वह तैरेगा ही तैरेगा, वह तैरेगा ही तैरेगा। तो वही क्वेश्चन 54 किया है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कार्य
कारण क्या है? तो बादलों का घनत्व कम है, बादलों का घनत्व कम है। तो किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि बादलों का घनत्व कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बैरोमीटर का पाठन, बैरोमीटर का पाठन अगर अचानक नीचे गिर जाए, मतलब अचानक गिरावट किसका संदेश देती है? एक मिनट, यहाँ पर तीन चीज अभी समझ लीजिए। बैरोमीटर जो होता है मौसम का ज्ञान दिलाता है कि कब बारिश होगा, कब आंधी पानी आएगा, कब मौसम साफ होगा। ये कौन बताता है? बैरोमीटर बताता है। कौन बताता है? बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर का पाठन मतलब उसका जो रीडिंग होता है, बैरोमीटर का रीडिंग अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, एकदम धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, तो आपको क्या आएगा? आपको बारिश होने का संकेत बताता है। आपको क्या बताता है? बारिश होने का संकेत बताता है। लेकिन जैसे ही हचाक देकर नीचे गिर गया, पहले पता चलेगा 10 मिनट में आंधी तूफान आने वाला है, 10 मिनट में आंधी तूफान आने वाला है। तो हचाक देकर नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आ जाएगा। और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा? आपको पानी होने की संभावना बताता है। लेकिन जब बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो यह बताया जाता है कि मौसम साफ होगा, मौसम साफ होगा, मौसम साफ होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैरोमीटर का रीडिंग में अचानक गिरावट किसका उदाहरण देता है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आंधी तूफान के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आंधी तूफान के बारे में बता रहा है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 महामैराथन क्वेश्चन है। 9th और 10th से साइंस से, समान विज्ञान से, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब क्वेश्चन हम बना दिए हैं। 2000 प्लस क्वेश्चन बना है। आपका जो पेपर होगा, आपका जो साइंस का 30 से 32 प्रश्न आएगा। इस 2000 जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे एग्जाम के एक दिन पहले तक, सामान्य विज्ञान महामैराथन में जो अभी चल रहा है, इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी इसको पढ़िए और टेस्ट मारिए। अभी तक 2-3 को क्लास हुआ है, इसी में से मतलब आपको अब टैली करना पड़ेगा, मतलब मैच करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मैच करने लगेगा, मतलब आने लगेगा और आपका नंबर इंक्रीज करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। फिर यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। देखिए सिस्मोग्राफ पर जैसे जैसे तीव्रता अधिक होगा, ठीक है ना, अगर 0 डिग्री, अगर 1 डिग्री तीव्रता बता रहा है, एकदम नॉर्मल मतलब भूकंप हो गया। 2 से लेके मतलब 2.5 मतलब 0 से लेके मतलब 2.5 तक अगर तीव्रता रहेगा तो उसको नॉर्मल भूकंप की तीव्रता माना जाएगा। लेकिन जैसे ही 2.5 से आगे बढ़ जाएगा ना, वो खतरनाक हो जाएगा। 5, 6, 7 जाए तो बिल्डिंग फील्डिंग सब टूट देगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने में सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अनुप्रस्थ। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, गामा तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर ध्वनि तरंग कैसा तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। लेकिन याद पारिए, कभी कभी ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, कंफ्यूजन आपको दूर कर दे रहे हैं। अगर आपसे जैसे क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप मारिएगा अनुदैर्घ्य। क्या मारिएगा? अनुदैर्घ्य। कैसे कि ध्वनि तरंग में मतलब 95% भाग जो होता है इसका, 95 नहीं बोलिए, 99% बोलिए, 99% जो होता है अनुदैर्घ्य होता है। लेकिन जो 1% होता है वह क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। तो यहाँ पर हम सबसे ज्यादा वेट किसका देंगे? 99% का देंगे। तो अगर आपका अलग अलग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दिया है तो हम किसको आंसर मानेंगे? अनुदैर्घ्य को मानेंगे। लेकिन यही ऑप्शन में आपको अनुप्रस्थ दिया रहेगा, अनुदैर्घ्य रहेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बोलेगा कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, तो उसका आंसर हम लोग क्या मारेंगे? दोनों मार देंगे। या
दोनों अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों को मिलाइएगा तो उसको यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में अनुप्रस्थ भी एगो अलग ऑप्शन में रहे, अनुदैर्ध्य भी आपको अलग ऑप्शन में रहे और सी नंबर पर या डी नंबर पर दे दे यांत्रिक, तो हम क्या मानेंगे? यांत्रिक मानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं यांत्रिक नहीं न दिया है, यांत्रिक नहीं न दिया है, या ऑप्शन में कहीं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ एक साथ नहीं न दिया है, तब ध्वनि तरंग कैसी तरंग हो जाएगी? तो उस समय ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगी। ये जो जितना हम चीज समझा है ये सब प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। मतलब अभी मतलब आपका 95% भी क्लियर हो गया रहेगा तो ठीक है, और नहीं भी क्लियर होगा तो आगे एकदम ठोक टेका के ये सब प्रश्न आपको इसी में से अबे करेगा, बाहर से नहीं आएगा। आप एग्जाम में जैसे साइंस का देखिएगा क्वेश्चन, खाली 1 से 2 सेकंड में मार्क, रंगने में जो समय लगे, खाली रंगने में जो समय लगे, लेकिन उसका आंसर आप सभी 1 से 2 सेकंड में बता दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मानव कान कितनी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ध्वनि सुन सकती है? तो अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का 3 गो रेंज होता है। कितना रेंज होता है? 3 गो रेंज होता है। 1 गो, 2 गो, 3 गो। एगो रेंज होता है 0 हर्ज से कितना हर्ज तक? 20 हर्ज तक। कितना? 0 हर्ज। इसे अश्रव तरंग कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? इसे अश्रव तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अश्रव तरंग कहा जाता है। मानव इसे नहीं सुन सकता है, मानव इसे नहीं सुन सकता है। लेकिन जो दूसरा होता है 20 हर्ज, कितना? 2 नंबर है। 20 हर्ज, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है। 20 हर्ज से 20,000 के कर दे रहे हैं, आप हर्ज कर दे रहे हैं। 20,000 के मतलब 1000 होता है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज को श्रव तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रव तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रव तरंग। मानो इसी को सुना जाता है, मानो इसी को सुनता है। तीसरा होता है 20,000 से ऊपर। तीसरा आपका होता है 20,000 से ऊपर। तो 20,000 को 20 के हर्ज कर दे रहे हैं। तो 20,000 से ऊपर जो भी होता है उसे पाराश्रव कहा जाता है, उसे पाराश्रव कहा जाता है। उसको भी मानव नहीं सुन सकता है, उसको भी मानव नहीं सुन सकता है। तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो आपका फ्रीक्वेंसी 3 होता है, अश्रव, श्रव और पाराश्रव। अश्रव का रीडिंग क्या होता है? 0 से 20 हर्ज तक। 0 से 20 हर्ज तक मानव इसे नहीं सुन सकता है, मानव इसे नहीं सुन सकता है। श्रव तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? श्रव तरंग की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होती है। मानव इसी को सुन सकता है, मानव इसी को सुन सकता है। तीसरा का रेंज आपका होता है पाराश्रव। तीसरा का रेंज आपका क्या होता है? पाराश्रव। तीसरा का रेंज आपका क्या होता है? पाराश्रव। पाराश्रव का रेंज क्या होता है? 20,000 हर्ज से ऊपर। 20,000 हर्ज से ऊपर आपका क्या होता है? पाराश्रव होता है। मानव इसे भी नहीं सुन सकता, मानव इसे भी नहीं सुनता है। तो मानव किसे सुनता है? 20,000 से 20,000 हर्ज तक के बीच को ही मानव सुन सकता है। इसको श्रव तरंग कहा जाता है। तो 58 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच मानव सुन सकता है। 20,000 हर्ज से ऊपर जो होता है पाराश्रव होता है। चमगादड़ पाराश्रव तरंग निकलता है। चमगादड़ जो होता है पाराश्रव तरंग निकलता है। चमगादड़ का आंख नहीं होता है, वह पाराश्रव तरंग के कारण ही आगे क्या है, आगे कौन सा दीवार है, कितना दूरी पर दीवार है, इसका वह पता कर लेता है और वहां से वह अपना दिशा को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। दिशा को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाराश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? ये तो अभी आपको बताएं कि 20,000 हर्ज से अधिक जो होता है पाराश्रव तरंग होता है। अश्रव तरंग कितना होती है? 20 हर्ज से कम जो होती है अश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ज से कम होती है। 20,000 हर्ज क्या हो जाएगा आपका? पाराश्रव तरंग हो जाएगा। सी नंबर जिसे मानव सुन सकता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के इसमें, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग श्रव तरंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग श्रव तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रव तरंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि हवा में ध्वनि की चाल समानतः कितना होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि की चाल
332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। याद करिए, ये क्वेश्चन कौ दफा पूछा है, मतलब हमको भी नहीं पता है, मतलब कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें मतलब क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है कि हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जब आप 10th क्लास का बुक निकालिएगा ध्वनि, तो उसमें डायरेक्ट आपको एकदम लाल अक्षर से दिया है कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन छपेगा कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर, कोई भी माध्यम रहे उसका तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ जाता है तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है अगर वायुमंडल में, तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या होती है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो वही आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी माध्यम में तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। वहीं आपसे क्वेश्चन करेगा कि अगर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ेगा, तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। अगर वायुमंडल में दाब बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, तो ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात दाब का प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव ध्वनि पर नहीं बढ़ता है। लेकिन वही आपसे क्वेश्चन करेगा कि अगर ध्वनि अगर वायुमंडल में आर्द्रता हो जाए, मतलब बारिश हो जाए, आर्द्रता हो जाए, नमी हो जाए, तो उस समय ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस समय भी ध्वनि के चाल बढ़ जाएगा, उस समय भी ध्वनि के चाल बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर बात है तो ध्वनि की चाल कब कब बढ़ेगा, तो अगर वायुमंडल में अगर तापमान बढ़ जाता है तो उस समय भी ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाता है उस समय भी ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। लेकिन अगर वायुमंडल में दाब बढ़ जाता है तो उस समय ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं ध्वनि की चाल कब कम हो जाता है, जब अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, भारी हो जाती है, तो ध्वनि की चाल गिर जाती है। ठंडा के मौसम में जैसे कोहरा गिरेगा तो उसमें अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, वायुमंडल में बढ़ जाएगी, ध्वनि क्या हो जाएगा, वायुमंडल क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल गिर जाएगा। अगर 100 मीटर के दूर पर भी कोई व्यक्ति खड़ा है, आप चिल्लाइएगा, जिस हद से चिल्लाइएगा आपको सुनाई उसको नहीं देगा। लेकिन वही अगर तापमान बढ़ जाएगा, बरसात के मौसम में अगर 100 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति आपका दोस्त खड़ा है, अगर धीरे से भी उसका नाम लीजिएगा, कहे राजू कहाँ है तू, तो आप बोलेगा यहाँ खड़ा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब डाउट क्लियर कर दिए हैं कि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि के चाल बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर्द्रता मतलब नमी बढ़ जाएगा, ध्वनि के चाल बढ़ जाएगा, अणुओं की संख्या अगर बढ़ जाएगा, हवा भारी हो जाएगा, तो उस समय ध्वनि के चाल गिर जाएगा, जैसे ठंडा में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन 62 बोल रहा है कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा, इसी को मृग मृच्छा भी कहा जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या होता है, तो उस समय बनने का मुख्य कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। डायरेक्ट छाप लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या होगा, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कहाँ मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनता है, तो रेगिस्तान में बनता है। तो रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि हीरे के अत्यधिक चमकने का मुख्य कारण क्या होता है। हीरे का अत्यधिक चमकने का मुख्य कारण प्रकाश के अपवर्तनांक, उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरे का चमकने का मुख्य कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आप ऑप्शन में कितना ही लैंग्वेज हाई क्यों न दे दे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि हीरे का चमकने का
मुख्य कारण क्या होता है? तो जिस ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा उसको क्या करेंगे, उसको सही मार देंगे और वो मार्कशीट पर रंग कर चले आएंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि धूपी चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूपी चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। धूपी चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। धूपी चश्मा का लोग प्रयोग क्यों करते हैं? कि धूप में आंख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंख जो होता है शीतलक होता है, मतलब ठंडा वस्तु को खोजता है कि आपका आंख ठंडा में रहे, मतलब अच्छा रहेगा, आपका मतलब कोई भी दोष नहीं आएगा, मतलब देखने में कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि सूत के उठो तो मोबाइल मत चलाओ, सबसे पहले ठंडा जल से, ठंडा पानी से आंख को धो लो, ठंडा पानी से आंख को धो लो। इससे उसको क्या होती है, उससे उसका दृश्य क्षमता जो होती है स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। धूप में आप निकल रहे हैं तो 0 डायोप्टर का चश्मा ले लीजिए, उसको पहन लीजिए, उसके बाद बाइक चलाइए, घूमिए फिरिए, आपके आंख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है कि धूपी चश्मे की क्षमता कितना होती है? तो धूपी चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। धूपी चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन सा होती है? तो प्राथमिक रंग हरा, लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग कौन सा होती है? लाल, हरा, नीला। आप ये बेसिक रंग हो गया। कौन सा रंग हो गया? बेसिक रंग हो गया। प्राथमिक रंग कौन सा होती है? लाल, हरा, नीला। आप इस प्राथमिक रंग से आप कोई भी रंग बनाइए तो आपको लाल, हरा, नीला मतलब चाहिए। आप इससे कोई भी रंग बना सकते हैं, आप इसे कोई भी रंग बना सकते हैं। इसीलिए हर एक मतलब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक रंग का किससे बनता है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला से बनता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला से बनता है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एसी को डीसी में बदलना। यह ट्रांसफार्मर का काम नहीं होता है, यह रेक्टिफायर का काम होता है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, केबल जिसमें आप लोग लगाते हैं बड़ा सा रहता है, वो उसी को रेक्टिफायर कहा जाता है। ये आपका मोबाइल चार्जिंग हो गया, ये आपका दूगो हो गया खोसने के लिए, दूगो हो गया खोसने के लिए। इसमें आप लोग केबल लगाते हैं मोबाइल में, तो ये जो हो गया यहाँ पर जो दूगो बोर्ड में दिया रहता है कुछ, यही होता है रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। फिर आपसे क्वेश्चन आया है कि डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलता है आपका इन्वर्टर। कौन बदलता है? इन्वर्टर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या है? ट्रांसफार्मर का मुख्य काम होता है एसी वोल्टेज को कम या अधिक करना। एसी वोल्टेज को कम या अधिक करना। एसी करंट जो होता है वो उसी से आपका बल्ब डायरेक्ट वो काम करता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप करंट को एक जगह कोई इलेक्ट्रिक यंत्र हो गया उसमें आपको इकट्ठा कर रखना होता है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल में कौन सा करंट होगा? एसी के डीसी, तो मोबाइल में डीसी करंट होगा, मोबाइल में डीसी करंट होगा। फिर आप लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। पावर बैंक को भी आप लोग एसी से डीसी में बदलते हैं, मतलब करंट को डीसी में मतलब कैद कर रखते हैं। जैसे ही आपका लाइन नहीं आएगा 2-4 दिन तो आप लोग फिर उसको मोबाइल चार्ज करते हैं, डीसी से डायरेक्ट केबल लगाते हैं, मोबाइल में चार्ज कर लेते हैं। तो मोबाइल में चार्ज किस करंट से होता है? डीसी करंट से होता है। और एसी से क्या होता है? एसी से कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब डायरेक्ट जो काम होता है एसी पर काम होता है। मतलब लाइन आया, डायरेक्ट लाइन से हम काम करते हैं, वो कैसा करंट हुआ? एसी करंट है। ट्रांसफार्मर भी क्या करता है? ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कम या अधिक करना ट्रांसफार्मर का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो आपका जनरेटर होता है शादी विवाह में आता है, उसके सामने जो बड़ा सा मशीन लगा रहता है, जब आप हैंडल मार देते हैं तो उसमें से घुंटी निकल कर एक मशीन लगा रहता है, उसी को डायनेमो कहता है। उसके अंदर नाचता है, उसके केबल बांधा रहता है, वही क्या करता है? वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका एक्साइज के एग्जाम 2022 में हुआ था तो उसमें यह क्वेश्चन छपा था। आज हम प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 2022 में 2 पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन का देखिएगा, उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम क्या बोल रहे हैं? आपके एग्जाम में साइंस से जो भी क्वेश्चन आएगा ये 2000 के अंदर से ही आएगा। तो डायनेमो किस ऊर्जा में किसको परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? डायनेमो। फिर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस 67 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। ए डिस्कशन में ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो आप सभी मोटर का प्रयोग करते होंगे। किसका प्रयोग? मोटर का प्रयोग। आजकल आटा चक्की में भी मोटर का प्रयोग किया जा रहा है, पानी टंकी में पानी में भी भरने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग उसको करंट देते हैं, तब वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, नीचे जमीन से पानी को टानता है और आपके टंकी में भरता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। कौन? विद्युत मोटर। फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपके बैटरी में होता है रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में होता है रासायनिक ऊर्जा, और उससे आप लोग टॉर्च जो भी आप लोग काम करता है उस तो कौन सा करंट? विद्युत ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी। फिर यहाँ पर दिया है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सोलर सेल। कौन सा? सोलर सेल। आप लोग सोलर प्लेट लगाते हैं और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चारों ऑप्शन इसका क्लियर हो गया। आइए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्का धातु कौन है? सबसे हल्का धातु कौन है? तो जब आप आवर्त सारणी खोलिएगा तो आवर्त सारणी में आपको जो 18 को वर्ग रहता है, जो खड़ा खड़ा रहता है उसको वर्ग कहा जाता है, खड़ा खड़ा रहता है उसको वर्ग कहा जाता है। इसकी संख्या कितना होती है? इसका संख्या 18 रहता है। लेकिन जो तिरछा तिरछा ऐसे रहता है, तिरछा तिरछा रहता है, इसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो आवर्त सारणी में सबसे पहला धातु क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सबसे पहला धातु क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? धातु है क्या अधातु है? हाइड्रोजन अधातु है। अधातु इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन आपका गैस है। आवर्त सारणी में जितना भी गैस आपको मिलेगा, जितना भी गैस आपको मिलेगा, सभी के सभी गैस क्या होता है? अधातु होता है। सभी के सभी गैस क्या होता है? अधातु होता है। सभी के सभी गैस क्या होता है? अधातु होता है। तो हाइड्रोजन भी आपका गैस है, वो क्या हो गया? आपका अधातु हो गया। हीलियम उसके बाद आता है, हीलियम के परमाणु संख्या 2 है। हीलियम आता है तो हीलियम भी आपका क्या हो गया? वह गैस है, और गैस होने के कारण वो भी क्या हो गया? आपका अधातु हो गए। वह भी क्या हो गया? अधातु हो गए। उसके बाद आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 3 पर जाइएगा तो परमाणु संख्या 3 पर आपको लिथियम मिल जाएगा। परमाणु संख्या 3 पर आपको क्या मिल जाएगा? लिथियम मिल जाएगा। परमाणु संख्या 3 होने के कारण लिथियम हो जाएगा। और यह आवर्त सारणी के वर्ग 1 में, आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रहेगा हीलियम। हीलियम का संकेत क्या होता है? He। परमाणु संख्या 2 ये किस वर्ग में रहता है? वर्ग 1 में रहता है। और आवर्त पूछेगा कि हीलियम किस आवर्त में है? तो हीलियम आवर्त 2 में होता है। आवर्त 1 में क्या होता है? हीलियम हम बोल दिए, सॉरी, लिथियम का हम बात कर रहे थे। लिथियम के जगह पर हीलियम नाम लिया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम जो होता है वर्ग 18, हीलियम जो होता है वर्ग 18 का तत्व है। हीलियम जो है वर्ग 18 का तत्व है। हाइड्रोजन जो है वर्ग 1 का तत्व है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो तत्व है हाइड्रोजन और हीलियम, ये आवर्त 1 में है, आवर्त 1 में है। जैसे आप हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, हीलियम परमाणु संख्या 2, हीलियम के बाद जैसे आप लिथियम, तो यहाँ पर आपको लिथियम मिलेगा जिसका परमाणु संख्या 3 है। परमाणु संख्या 3 है और यह आवर्त संख्या 2 में है। परमाणु संख्या 3 होता है लिथियम का, आवर्त संख्या 2 में, और वर्ग 1 में देखने को मिलेगा। लिथियम का स्थान कहाँ है? तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 में है और आवर्त 2 में लिथियम का स्थान है। और लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। लिथियम जो होता है सबसे हल्का धातु है। लिथियम जो है सबसे हल्का अधातु है। लिथियम जो है सबसे हल्का अधातु है। लिथियम जो है सबसे हल्का लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। वहीं पूछेगा कि सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? आपका ओस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्का धातु कौन हो जाएगा? सबसे हल्का धातु लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्का धातु कौन हो जाएगा? तो सबसे हल्का धातु आपका लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्का धातु आपका कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। आवर्त सारणी में लिथियम का स्थान
किस वर्ग में है, तो वर्ग संख्या 1 में है, वर्ग संख्या 1 में है। और पूछेगा कि किस आवर्त में है, तो आवर्त संख्या 2 में है, आवर्त संख्या 2 में है। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होती है, तो हीलियम का परमाणु संख्या 3 होती है, हीलियम का परमाणु संख्या 3 होती है। जैसे सबसे हल्का धातु लिथियम है, वैसे ही सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। 68 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे हल्का धातु, तो हीलियम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन है। अभी तो आपको समझाए हैं कि सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, वह कौन सा एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो वह है ब्रोमीन। कौन सा तत्व है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 35 होता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 35 होता है। किस वर्ग में है, तो वर्ग यह है आपका 17। किस वर्ग में पाया जाता है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है, तो 17 में पाया जाता है। किस वर्ग में पाया जाता है, 17 में पाया जाता है। वहीं आपका आवर्त का पूछे तो आवर्त में यह कहाँ पाया जाएगा, तो आवर्त संख्या 4 में पाया जाएगा। किस आवर्त में पाया जाएगा, 4 में पाया जाएगा। आवर्त सारणी में जो बाएं से दाएं की तरफ जो रेखा होती है उसको आवर्त कहा जाता है, और जो ऊपर से लेकर नीचे होती है उसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग की संख्या 18 होती है, आवर्त की संख्या 7 होती है। ब्रोमीन जो होती है वर्ग 17 का तत्व है, और वर्ग 17 को हैलोजन कहा जाता है। वर्ग 17 को कौन सा तत्व कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब ब्रोमीन जो होता है वह किस अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है, ब्रोमीन। वहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, तो वह आपका हो जाएगा पारा, वह आपका हो जाएगा पारा। तो पारा क्या है, धातु है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, पारा। लेकिन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह है पारा। कौन है, पारा। पारा का परमाणु संख्या 80, पारा का परमाणु संख्या 80। पारा को मरकरी कहा जाता है। इसका परमाणु प्रतीक चिन्ह Hg होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। आप अब अच्छा से समझ गए होंगे कि कमरे के तापमान पर एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह आपका ब्रोमीन हो गया, परमाणु संख्या 35। ठीक है, वह अधातु है। लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु अगर पूछे तो वह क्या हो जाएगा, आपका पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका पारा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम जो होता है यह बहुत ही मुलायम होता है। सोडियम जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। सोडियम जो होता है किस वर्ग में पाया जाता है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है, तो सोडियम जो होता है आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है। और वहीं आवर्त पूछ दे तो आवर्त 4 का भी पहला धातु है। आवर्त 4 में पाया जाता है, यह पहला धातु है सोडियम। आवर्त 1 से 2, तो यहाँ पर 3 से 10, 11। सोडियम जो है इसका परमाणु संख्या 11 है। यह आवर्त 3 में पाया जाता है। 4 हमसे निकल गया था। यह आवर्त 3 में पाया जाता है, आवर्त 3 में पाया जाता है और वर्ग 1 में पाया जाता है, और वर्ग 1 में पाया जाता है। सोडियम जो है आवर्त 3, आवर्त सारणी में आवर्त 3 और वर्ग 1 में पाया जाता है। सोडियम जो होता है बहुत ही मुलायम होता है। सोडियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो यह विस्फोट कर जाता है। क्या करता है, विस्फोट। जैसे बम विस्फोट करता है ना, बम विस्फोट करता है, वैसे ही सोडियम को जब आप जल में फेंकिएगा, पानी में फेंकिएगा, तो ये बम के जैसा ही विस्फोट करेगा। और सोडियम को आप मुलायम होने के कारण चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो 72 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोडियम। फिर देखते हैं 73 नंबर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं तो अभी वर्तमान में आप एलपीजी का प्रयोग कर ही रहे हैं अपने घर में, गैस सिलेंडर में। सीएनजी का तो प्रयोग हो ही रहा है। बहुत सारे अभी बस, कार और ये सब क्या है, सीएनजी से चल रहा है। ठीक है ना।
फिर आपका आ गया हाइड्रोजन। क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। अब आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे चलकर हाइड्रोजन का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन किस अवस्था में है? हाइड्रोजन गैस अवस्था में है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन जो होता है एक रेडियो एक्टिव, हाइड्रोजन जो होता है एक रेडियो एक्टिव गैस है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसे अल्फा बीटा गामा अनेकों प्रकार का किरण निकलता है, अनेकों प्रकार का किरण निकलता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 किस वर्ग में? वर्ग 1, आवर्त 1। ठीक है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। यह प्रश्न कल आपको फर्स्ट क्लास जो हुआ था उसमें हम बताए थे कि किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी गैस के साथ अभिक्रिया कर लेता है, किसी भी गैस के साथ अभिक्रिया कर लेता है। यह इसलिए इसको लोफर और आवारा तत्व कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो 73 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 73 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन होता है। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक आपको क्या होता है? मीथेन हो जाता है। धान के खेत में भी कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। कोयले के खदान में भी कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। जब गाय भैंस या मवेशी जुगाली करती है उस समय भी निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्क्स गैस कहा जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है? ये हीट होता है, मतलब इससे आग लग जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे कोयले की खदान में आग लग गई। तो कोयले की खदान में क्यों आग लग गई? मीथेन के कारण आग लग गई, क्योंकि मीथेन जो गैस होता है उसमें गैस होता है, इसमें हीट पाया जाता है। ठीक है ना। तो बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक आपका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, पटाखों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। पटाखा में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। वहीं पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है एस्ट्रोसियम। एस्ट्रोसियम से आपका कौन सा रंग देखने को मिलता है? एस्ट्रोसियम के कारण आपका पटाखा का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। एस्ट्रोसियम के कारण पटाखा का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। वहीं पर आपका सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम के कारण पटाखों का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। पटाखा का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। वहीं आपका तांबा दिया है, तो तांबा अगर रहेगा पटाखा में तो कौन सा रंग बन जाएगा? तो नीला। कौन सा रंग हो जाएगा? 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 नीला। तो पटाखा में लाल रंग किसके कारण? एस्ट्रोसियम के कारण। पटाखों का लाल रंग किसके कारण? एस्ट्रोसियम के कारण। पटाखा में हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। पटाखा में हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। पटाखा का रंग पीला किसके कारण? सोडियम के कारण। पटाखा में पीला रंग किसके कारण? सोडियम कारण। पटाखा में नीला रंग किसके कारण? तांबा के कारण। पटाखा में नीला रंग किसके कारण? तांबा के कारण। पटाखा में नीला रंग किसके कारण? तांबा के कारण। आपसे क्वेश्चन पूछा है तो पटाखा में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा किसके उपस्थिति हो जाएगा? बेरियम। तो 75 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कभी डिस्कशन में आपको बताए हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जब पीएच स्केल आपको बनाए थे उस समय 7 से कम, 7 से अधिक अम्ल कब होगा, क्षार कब होगा, उदासीन कब होगा, उस समय ही आपको बताए थे कि शुद्ध जल या वर्षा का जल क्या होता है? शुद्ध होता है, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 7 होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 77 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जैसे ही आप पीएच स्केल पर 7 से ऊपर बढ़िएगा, 7.1, 7.2, 7.3, तो वो क्षारीय के बारे में बताने लगता है। जैसे ही 7 से ऊपर जाइएगा क्षारीय, 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। तो मानव रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4 है। तो
रक्त का प्राकृतिक कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जब आप रक्त को चीखिएगा तो आपको क्षार का जैसा अनुभव होगा, और जब रक्त को आप पीजिएगा तो क्षार के जैसा अनुभव होगा। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4। प्राकृतिक कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो सिरके में आपको बताए थे कि आपको उसी समय बताए थे कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं खट्टे फल में जैसे नींबू हो गया, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, आपको टमाटर में देखने को मिलेगा। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ देखने को मिलेगा, टमाटर में देखने को मिलेगा। वहीं सिरके में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल देखने को मिलेगा। सिट्रिक अम्ल कहाँ देखने को मिलेगा, नींबू में मिलेगा। लैक्टिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में लैक्टिक अम्ल आपको दिखने को मिलेगा। लाल चींटी के डंक में लाल चींटी के बोल लैक्टोबैसिलस। दही में आपको, लाल चींटी बोल दिए थे, दही में आपको लैक्टिक अम्ल, दही में आपको कौन सा अम्ल देखने को मिलेगा, लैक्टिक अम्ल। दही का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दही का जो स्वाद होता है खट्टा किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध में जब आप दही का जोड़न डालते हैं तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल, दही में खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो आपको सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पाया जाता है, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको अभी बताए खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अभी इसका रिपीट किए थे कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। दूध या दही खट्टा हो जाता है किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध या दही खट्टा हो जाता है किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सोने को धोने के लिए, अगर सोना गंदा हो गया है तो उसको सोनार जो होता है धोने के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया करता है, तो एक्वा रेजिया, जिसको अम्लराज भी कहा जाता है, किसका प्रयोग करता है, एक्वा रेजिया का प्रयोग करता है। जब आप सोनार के पास आभूषण लेकर जाइएगा, अगर आपका आभूषण अगर गंदा हो गया है तो उसको एक्वा रेजिया घोल के साथ, या उसको अम्लराज भी कहा जाता है, उसको उससे धोल देगा और आपका सोना लगेगा चमकने, कहिएगा कि कितना एकदम नया हो गया। तो वही आपसे क्वेश्चन किया है 80 नंबर कि सोने को धोने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो एक्वा रेजिया या अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आ गया। ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण से कितना प्रश्न आपको बन चुका है। अभी तक के क्लास में 3 से 4 बार ब्लीचिंग पाउडर का मतलब प्रश्न आ गया। समझिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की संभावना इसका कितना है। बार बार ब्लीचिंग पाउडर जिसको व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है, इससे प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो जल का शुद्धिकरण करता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। CaOH2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहा जाता है। आपका जस्तीकरण नहीं देता है, क्योंकि जस्तीकरण जस से जिंक, जस से जस्तीकरण, इससे डायरेक्ट मतलब आंसर, क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट मैच हो रहा है। इसीलिए जो एग्जामिनर होता है ऑप्शन में जस्तीकरण नहीं देता है, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन लिख देता है। तो आप याद रखिए कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसका परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और उसे ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा देता है कि लोहे को जब गैल्वेनाइजेशन किया जाता है तो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है,
किस तत्व की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक। किसका? जिंक। जिंक का Zn 30 होता है। जिंक का क्या सूत्र होता है? Zn। परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कार्बन का सबसे शुद्ध और कठोरतम रूप क्या होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध क्या हो गया? हीरा। और सबसे कठोर पदार्थ भी क्या हो गया? हीरा। वही दोनों क्वेश्चन को मिलाकर अभी दे दिया है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? ये दिया है। सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा। सबसे शुद्ध, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो हीरा। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, CNG। आप जब LPG का प्रश्न आया था वीडियो में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसी समय आपको CNG के बारे में भी बताए थे कि CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक आपको मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। वहीं जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन किसका मुख्य घटक होता है? तो ब्यूटेन LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन हो गया। CNG का मुख्य घटक मीथेन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक भी दिया था, लेकिन ये भी कोशिका का खोज किया है। लेकिन ये मत मानिएगा, ये इसको मत मानिएगा, क्योंकि इनसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक से भी पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। मृत कोशिका क्या होता है? जीवित कोशिका से स्ट्रांग होता है। मृत कोशिका क्या होता है? जीवित कोशिका से स्ट्रांग होता है, मजबूत होते हैं, पारगम्य होता है। ठीक है। पौधों का सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति का बना होता है। पौधों का सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, पौधों का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति का होता है। पौधों का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति का होता है। वहीं मानव जीव में, वहीं जीव में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। और पौधा का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति के बाद आपको कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज का भी खोज 1665 ईस्वी में ही रॉबर्ट हुक ने किया था। सेलुलोज का भी खोज 1665 ईस्वी में ही रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोशिका का भी खोज रॉबर्ट हुक ने, मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, सेलुलोज का खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 में। कोशिका का भी खोज 1665 ईस्वी में, सेलुलोज का भी खोज 1665 ईस्वी में किया था। इस सब प्रश्न आपको इसी महामैराथन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि मानव शरीर में गुणसूत्र की कुल संख्या कितना? कुल संख्या। तो आप जब भी आपसे जोड़ा पूछे, जब भी आपसे जोड़ा पूछे तो जोड़ा कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा। लेकिन जब भी आपसे संख्या पूछे, कुल संख्या पूछे, तो संख्या कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो मानव शरीर में गुणसूत्र की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो गुणसूत्र की कुल संख्या 46। लेकिन जोड़ा में पूछे कि जोड़ा में कितना होता है, तो जोड़ा में 23 जोड़ा होता है। और कुल संख्या में कितना हो जाएगा? तो 46 हो जाएगा। कुल संख्या में कितना हो जाएगा? तो 46 हो जाएगा। कुल संख्या में कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? और उस समय जब आया था कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, उसी समय हम आपको सब कोशिकांग के बारे में, चाहे आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी काय हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, इस सब कोशिकांग के बारे में उसी समय बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो 87 का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है स्टिप्स। कौन कान में पाई जाती है? स्टिप्स कान में पाई जाती है। स्टिप्स नामक हड्डी पाई जाती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी होती है। इसका जो ये कितना होता है 0.06 मिलीमीटर होता है। 0.06 मिलीमीटर इसका लंबाई होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? मध्य कान में पाई जाती है स्टिप्स नामक हड्डी पाई जाती है। वही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाती है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिप्स होती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। फीमर जो होते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 मानव शरीर की सबसे लंबी अभी आपको बताएं कि सबसे बड़ी सबसे लंबी कौन सा हड्डी होती है? तो सबसे लंबी आपको होती है जांघ में पाई जाती है फीमर। जांघ में पाई जाती है फीमर। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो जब आपको सर्वदाता बताए थे कि सर्वदाता ओ को कहा जाता है, उसी समय आपको सर्वग्राही भी बताए थे। सर्वदाता का मतलब जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वह किसी को भी दे देता है, उसी को सर्वदाता कहा जाता है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है सर्वदाता होता है, वह किसी को दे देता है। लेकिन सर्वग्राही जो होता है ए बी होता है। सर्वग्राही होता है ए बी होता है, या किसी भी रक्त समूह को ले लेता है। यही आपसे 90 नंबर क्वेश्चन किया है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आंसर ए बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब मापने के लिए आपको स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब मापने के लिए आपको स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल में जाइएगा, आपको प्रेशर मापा जाता है तो कौन सा मशीन होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। आपका नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। 120/80 120/80 होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछा है 91 नंबर कि रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 92 एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप मतलब बीपी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? अभी तो आपको बताए हैं कि 120/80 होना चाहिए। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा बीपी का जांच किया जाता है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी आपको हम आगे चलकर बता दिए हैं कि जब कभी डिस्कशन में इसी वीडियो में हम आगे बताए हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी किस अंग को प्रभावित करता है? रतौंधी आंख को प्रभावित करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। B1 के कमी से बेरी रोग होता है। B1 के कमी से बेरी रोग होता है। B1 के कमी से बेरी रोग होता है। बांझपन किसके कमी से होता है? ई के कमी से होता है। बांझपन किसके कमी से होता है? ई के कमी से होता है। स्कॉर्बी किसके कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी के कमी से होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन से विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये कहाँ पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपका सी पाया जाएगा। खट्टे फल में आपका विटामिन सी। गाजर में ए पाया जाएगा। डी कहाँ पाया जाएगा? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी पाया जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60 से 65%। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है? 60 से 65%। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना पाया जाता है? 60 से 65% पाया जाता है। इंसुलिन का स्त्राव मानव शरीर में किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्त्राव मानव शरीर में अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का स्त्राव मानव शरीर में अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का स्त्राव मानव शरीर में अग्नाशय होता है। मतलब जो इंसुलिन होता है वह कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। किस
अंग में बनता है, शरीर के किस अंग में बनता है, अग्नाशय में बन रहा है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है 97 नंबर, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग में होता है, अग्नाशय। इंसुलिन का क्या कार्य है, इसे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा महामैराथन में। अग्नाशय, यकृत, तिल्ला, पीयूष ग्रंथि, इस सब से जितने भी प्रश्न है ये सब प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन को। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का कार्य किडनी करता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का कार्य किडनी करता है। पेशाब मतलब मूत्र का भी निर्माण कहाँ होता है, किडनी में ही होता है। रक्त का शुद्धिकरण भी कहाँ होता है, किडनी में ही होता है। रक्त का शुद्धिकरण का कार्य कहाँ होता है, किडनी में ही होता है। आपको किडनी से 2 शब्द बता दिए हैं, तो मूत्र का निर्माण भी किडनी में ही होता है, रक्त का शुद्धिकरण भी कहाँ होता है, किडनी में ही होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कवक अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। एड्स रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो एड्स जो रोग होता है HIV वायरस के कारण होता है। एड्स जो होता है HIV, कौन सा रोग, एड्स रोग। कौन सा रोग, एड्स रोग। किस वायरस के कारण, लिख लें दीजिए, किस वायरस के कारण, तो HIV। किस वायरस के कारण, तो HIV। किस वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण होता है। तो एड्स रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो ये वायरस जनित रोग है। और कौन सा वायरस, तो वायरस का नाम पूछेगा तो बता दीजिएगा HIV। क्या बताइएगा, HIV। दोस्तों इस वीडियो का सबसे अंतिम जो क्वेश्चन था 100 नंबर क्वेश्चन था। कल भी हम मैराथन लेकर आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक लेकर आएंगे। ऐसे ही आपको टोटल 2000 प्रश्न हम कराएंगे साइंस का, जो अलग से किसी भी बुक से नहीं रहेगा। 9th 10th के बुक, ओनली 9th 10th के सामान्य विज्ञान से वो हम प्रश्न, वो भी सरकारी बुक से हम उठाए हैं। क्वेश्चन जो भी पूछेगा 30 से 32 प्रश्न इसी महामैराथन से पूछेगा। आज का क्लास का 2 वीडियो हो गया है, इससे पहले एक वीडियो हम बनाए हैं, और ये आज का क्लास का ये लास्ट वीडियो है सामान्य विज्ञान का। ऐसे ही हम अभी क्वेश्चन टाइप होने को दिए हैं, आपका हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का महामैराथन, प्राचीन का, फिर आपका भारत के भूगोल का, विश्व का भूगोल का महामैराथन। जैसे ही वो सब टाइप होकर आएगा सब क्लास आपको कराया जाएगा। दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन हम बना रहे हैं सब हम 9th 10th के सरकारी बुक से, 9th 10th के सरकारी बुक से हम बना रहे हैं। BSCB के जो भी बुक है उससे हम बना रहे हैं, उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और आज ही 2022 में एक्साइज का जो एग्जाम हुआ था उसका हम प्रीवियस ईयर भी कराने वाले हैं, आप सभी उसको कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, और जो भी आपका अपना हित हटाइए, हाँ हित लीजिए दोस्त नहीं, जो भी अपना हित है, जो अपना रिश्तेदार है, रिश्तेदार में भाई लगता है, बहन लगता है, उसको शेयर कर दीजिए। नहीं तो जो हित को कीजिएगा, दोस्त को कीजिएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि 30 से 32 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इसी वीडियो से ही देखने का मिलेगा। तो जो भी लड़का इस वीडियो को देख लेगा उसका 30 से 32 नंबर बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कंपटीशन को भी बढ़ाएगा। तो इस वीडियो उसी को शेयर कीजिएगा जो आपके रिश्तेदार में भाई या बहन लगता हो, उसी को शेयर कीजिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अपने भाई को, बहन को ही कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ आज ही।